एक शांत गल्फ सिटी दोहा। सुबह का टाइम, लोग ऑफिस या स्कूल जाने की तैयारी कर रहे हैं। अचानक आसमान से फाइटर जेट की गूंज, फिर डिफाइनिंग ब्लास्ट। रोड्स पर पैनिक, ब्लैक स्मोक उठता है पेट्रोल स्टेशन से। एम्बुलेंस और पुलिस सायरन्स हर तरफ। ये कोई वॉर जोन नहीं बल्कि है कतर की कैपिटल दोहा। और न्यूज चैनल्स फ्लैश करती है कि इजराइल ने कतर में हमास लीडर्स को टारगेट करते हुए एयर स्ट्राइक कर दी। वही कतर है जो उस गाजा वॉर में मेडिएटर की रोल प्ले कर रहा था, सीज फायर टॉक्स चला रहा था, लेकिन अब खुद कतर बन गया है ब्लास्ट साइट। यूएई, सऊदी अरेबिया, रशिया, चाइना, जर्मनी, फ्रांस सब इस एक्शन को ब्लैटेंट, ब्रूटल और ग्रॉस वायलेंस कह रहे हैं। सवाल ये है, आखिर इजराइल ने कतर में स्ट्राइक क्यों की, किसको टारगेट किया गया और इसका इम्पैक्ट क्या होगा पूरे मिडिल ईस्ट की पीस ऑफ एफर्ट्स पर। आज हम आपको स्टेप बाय स्टेप ले चलेंगे इस ड्रामेटिक मॉर्निंग के सीन के बीच, दिखाएंगे इंटरनेशनल रिएक्शंस, कतर के पीएम के फायर स्टेटमेंट्स और यूएन चीफ की कंडेमनेशन, ताकि आप खुद डिसाइड कर सके कि वेस्ट एशिया की पॉलिटिक्स किस नए टर्निंग पॉइंट पर पहुंच गई है। तो सितंबर 2025 की सुबह कतर की कैपिटल दोहा में अचानक लाउड ब्लास्ट हुआ। रोड्स पर पैनिक फैल गया, लोग कंफ्यूज थे कि सीन क्या है। थोड़ी देर में न्यूज चैनल्स ने कंफर्म किया कि ट्यूसडे को इसराइल ने कतर में हमास लीडर्स पर स्ट्राइक की है। ये वही कतर है जहां हमास का पॉलिटिकल बेस कई सालों से है और जहां से ग्रुप अपनी एक्टिविटीज रन करता है। कतर जो इजिप्ट के साथ मिलकर गाजा वॉर में सीज फायर टॉक्स ब्रोकर कर रहा था, इस अटैक के बाद एंग्री हो गया। कतर गवर्नमेंट ने स्टेटमेंट में इस एक्शन को क्राउडली और इंटरनेशनल लॉ का ओपन वोलेशन कहा। बेटर सोर्सेस के रिकॉर्डिंग, हमास की नेगोशिएशन टीम इस स्ट्राइक्स में बच गई। इजरायली ऑफिशियल्स ने क्लियर किया कि टारगेट हमास के टॉप लीडर्स थे, जिनमें खलील अल हय्या शामिल है, जो हमास के एक्स लीड गाजा चीफ और टॉप नेगोशिएटर है। ये इंसिडेंट ऐसे टाइम पर हुआ जब मंडे को जुडिशियम के आउटराइट्स में बस स्टॉप पर शूटिंग हुई थी, जिसमें 6 पीपल मारे गए। इस अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमास के आर्म विंग अल कुसम बिजिस ने ली थी। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि दोहा स्ट्राइक से सीज फायर एफर्ट्स को बिग ब्लो लगेगा, क्योंकि टॉक्स कतर में ही चल रही थी। कुवैत, जिसने 2020 में अब्राहम अकॉर्ड्स के अंडर इजराइल से रिलेशन नॉर्मलाइज किए थे, इस अटैक पर ब्लैटेंट एंड क्राउडली वर्ड्स यूज कर रहा है। अबू धाबी पहले ही इजरायली मिनिस्टर के वेस्ट बैंक एनिशिएशंस प्लान से एंग्री था और उसे रेड लाइन कह चुका था। रीजनल पावर सऊदी अरेबिया ने भी कतर की सोवरेनिटी पर हुए इस ब्रूटल इजरायली एग्रेशन को कंडम किया। ऐसे बहुत से देश है जिसने इस हमले को कंडम किया और कहा कि ये इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है। इस बीच गाजा सिटी में भी पैनिक स्प्रेड हो गया। इजरायली मिलिट्री ने रेसिडेंट को इवैक्यूएशन ऑर्डर दिए गए। इवैक्यूएशन मतलब होता है कि गाजा को जल्दी से जल्दी खत्म करो, मरो कटो कैसे भी खत्म करो, हमें वहां पे हमला करना है। क्योंकि आर्मी कह रही थी कि हम हमास के लास्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को वाइप आउट करने के लिए मेजर ऑफिसर्स होगा। गाजा सिटी, जहां वॉर से पहले ऑलमोस्ट 1 मिलियन फिलिस्तीन रहते थे, वीक्स ने इस ऑनस्लॉट का फेयर झेल रहा है। अभी तक 65,000 फिलिस्तीन मर चुके हैं और आने वाले टाइम में कितने मरेंगे इसकी कोई काउंटिंग नहीं है, क्योंकि इजराइल लगातार हमला करे जा रहा है। टेंट कैंप में जहां डिस्प्लेस्ड कैंसर पेशेंट टेम्परेली रह रहे हैं, बेजस अल खलीदा ने रबर के पास खड़े होकर कहा, अब कोई प्लेस लिफ्ट नहीं है, ना साउथ में ना नॉर्थ में, हम कंप्लीटली ट्रैप्ड हो गए हैं। फलस्तीन में जो बजस अलीदा ने बोला कि हम कहीं भी भाग नहीं सकते, ना साउथ में भाग सकते ना नॉर्थ में भाग सकते हैं, हर जगह से बॉर्डर सील्ड है और हम यहाँ पे फंस चुके हैं, हमारे पास मरने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मैं आपको बता दूं कि फलस्तीन में लोग भुखमरी से भी मर रहे हैं। दोहा में कई ब्लास्ट सुने गए। सिटी के लागिफिया पेट्रोल स्टेशन से ब्लैक स्मोक उठा रहा था। पेट्रोल स्टेशन के नेक्स्ट डोर एक स्मॉल रेसिडेंटल कंपाउंड है, जिसे गाजा कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने के बाद से कतर इमारी गार्ड 24/7 गार्ड कह रहा था। अटैक के 1 आवर बाद एम्बुलेंस, पुलिस और अनमार्क्ड गवर्नमेंट कार्स ब्लास्ट साइट के अराउंड देखी गई। याद रखिए, अक्टूबर 2023 में हमास ने इसराइल पर अटैक किया था, जिसमें 1200 पीपल मारे गए और 251 होस्टेज लिए गए थे। तब से इसराइल ने हमास के कई टॉप लीडर्स को किल किया और लेबनान, सीरिया, ईरान और यमन में भी एयर स्ट्राइक किए हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह टारगेट्स हिट किए हैं और यमन में ईरान एलिगेंट हूती ग्रुप्स पर अटैक हुआ, क्योंकि दोनों ग्रुप्स गाजा कॉन्फ्लिक्ट के दौरान इसराइल पर स्ट्राइक कर चुके हैं। इससे ये चीज तो कंफर्म है, इसराइल वहां हमला कर रहा है जहां पे उसको लगता है कि अगर मैंने इस चीज पर हमला नहीं किया तो आने वाले टाइम में ये मेरे ऊपर ही हमला कर देंगे। मतलब इसराइल अपनी सिक्योरिटी डिफेंस के लिए बहुत ज्यादा सीरियस है। कतर के पीएम शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थनी ने माइक्रोस्कोप के सामने खड़े होकर एकदम क्लियर कहा, मेडिटेशन हमारा आइडेंटिफाई हिस्सा है और कुछ भी हमें इससे रोक नहीं सकता।
हुआ कैरी और वॉशिंगटन तीनों ने मिलकर इसराइल और हमास के बीच जो सीज़फायर टॉक्स चलाए हैं, उसमें कतर हमेशा से सेंट्रल रोल प्ले कर रहा है। और पीएम एल थैनी ने यह दावा दोहराया कि कतर ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी एंड नहीं छोड़ेगा गाजा में इस हिंसा को स्टॉप करने में। उन्होंने इसराइल पर सीधा हमला बोला कि इस स्ट्राइक ने पीस के अफसरों को डिलिबरेटली सपोर्टिश कर दिया है और उन्होंने इजरायली पीएम नेतन्याहू को स्टेट टेररिज्म वाली पॉलिसी अपनाने वाला बताया। कतर ने यह भी बोला कि हम रिवेंज ले सकते हैं, यानी कतर इजराइल पर हमला कर सकता है। पर ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग हो जाएगा अगर कतर ने इजराइल पर हमला किया, तो आप जानते ही हो जिस देश को पूरे पड़ोसी देश मिलकर नहीं मार पाए, वो कतर कैसे मार सकता है। यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने तुरंत बयान जारी किया कि यह हमला कतर की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का फ्लैग्रेंट वायलेशन है। उन्होंने जोर देकर कहा कि कतर ने गाजा में सीज फायर होस्टेज रिलीज की कोशिशों में अपनी भूमिका निभाई है और अब इस हमले ने उसे खतरे में डाल दिया है। उन्होंने सभी पक्षों से अपील की, महत्वपूर्ण है कि हम परमानेंट सीज फायर की दिशा में काम करें, इसे खत्म करने की नहीं। यूनाइटेड नेशन ने भी इस हमले को बताया कि ये गलत है, ऐसे हमला नहीं करना चाहिए था। तो यार इजराइल को भी तो देखो, वो बिना वार्निंग के, बिना अमेरिका को बताए, हाँ डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये चीज कही थी कि मेरे को बिना बताए इजराइल ने हमला कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप को पता ही नहीं था कि ये हमला होने वाला है। अगले दिन रसिया ने भी इजराइल के इस स्ट्राइक की कड़ी निंदा की। उन्होंने इसे यूएन चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून का ग्रोस वायलेशन बताया। उनका कहना था कि यह कतर की सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पर हमला है, जो पूरी मिडिल ईस्ट की स्टेबिलिटी को खतरे में डाल सकता है। यह सिर्फ एक हमला नहीं, बल्कि एक एस्केलेशन की तरफ कदम माना गया। और फिर चाइना ने भी इस हमले की तीव्र आलोचना की। चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक पर्सन लिन जाइन ने कहा कि इजरायली ने कतर की सोवरेनिटी का उल्लंघन किया है और यह स्थिति फ्रूटल एस्केलेशन का रास्ता खोल सकती है। उन्होंने खासकर यह भी कहा कि कुछ बड़ी बहराइयां ताकतों की अनबैलेंस पॉलिसी ने इस हालत को और बिगाड़ दिया है। जाहिर तौर पर यह अमेरिका की इशारा था। चाइना ने सभी पक्षों, विशेषकर इजरायली से अपील की कि वे फाइटिंग को थामे और टॉक्स को फिर से शुरू करे। लेकिन इजराइल ने इन सारी अंतर्राष्ट्रीय आलोचना के बीच अपने रुख पर टिका रहा। जिस तरह की चेतावनियों और बहसें हुई, उससे उन्होंने दूर निकलकर अपनी स्ट्रेटेजी पर कायम रहे। तो अब ब्लास्ट सिर्फ एक स्ट्राइक नहीं थी, ये वेस्ट एशिया की पॉलिटिक्स के मैप पर एक नया लाइन खींचने जैसा है। हमास लीडर्स टारगेट हुए, कतर का मेडिएटर रोल चेंज हुआ और यूएन, रशिया, चाइना, सऊदी अरेबिया, जर्मनी, फ्रांस सबने इसराइल को कंडम किया। बात करें इंडिया की, तो इंडिया ने भी इस चीज को कंडम भी नहीं किया और ये भी नहीं बोला कि ये गलत था। उन्होंने बस, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बस ये बोला कि हमें पीस की ओर जाना चाहिए, मतलब हमें शांति से बात करनी चाहिए। लेकिन इजराइल अपने स्टैंड पर खड़ा है। नेतन्याहू ओपनली कह रहे हैं कि स्ट्राइक जस्टिफाइड थी। अब क्वेश्चन ये है, क्या सीज़फायर टॉक्स कोलैप्स हो जाएगी? क्या कतर मेडिएटर का रोल कंटिन्यू कर पाएगा या फिर वेस्ट एशिया एक और बड़े कॉन्फ्लिक्ट की ओर बढ़ रहा है? स्टोरी खत्म नहीं होती। आने वाले डेज में डिसीजन होंगे, स्टेटमेंट्स होंगी और शायद रिटेलिएशन भी। मिडिल ईस्ट के चीज बोर्ड और नेक्स्ट मूव कौन करेगा, इजराइल, हमास या कतर, या मिलियन डॉलर क्वेश्चन है। तो जुड़े रहिए, क्योंकि हम इस हाई स्टेक्स गेम के हर ट्विस्ट और टर्न को डिकोड करते रहेंगे, ताकि आपको क्लियर पिक्चर मिले कि ग्राउंड पर सीन क्या है और फ्यूचर में वेस्ट एशिया की पॉलिटिक्स कहाँ जाने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और कमेंट में जरूर बताना कि आपकी चीज पे क्या राय है, कि इजराइल ने कतर पर हमला करके सही किया या गलत। अगर सही किया तो क्यों सही किया, अगर गलत किया तो क्यों गलत किया। एक्सप्लेन जरूर करना है। जय हिंद, जय भारत।